हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बिहार बोर्ड का अध्ययन शुरू कर लिया है और बिहार बोर्ड के कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने भूगोल विषय शुरू कर दिया है। भूगोल जिस किताब का नाम है हमारी दुनिया, उसके यूनिट नंबर यानी इकाई नंबर 6 में हम पहुंच चुके हैं। इकाई नंबर 6 सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नाम है एशिया, और एशिया के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एशिया की जलवायु वनस्पति के बारे में। कैसी जलवायु एशिया में पाई जाती है, आखिर ये जलवायु होती क्या है। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी जो परिस्थितियां होती हैं उसी को जलवायु कहा जाता है। लगभग 30 साल तो देखा जाता है कि 30 साल तक एक जैसी जलवायु कंडीशन होती है, तो वहाँ की जलवायु हो जाती है जिसमें तापमान, वर्षा और ठंडी से गर्मी, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर के एक आंकड़ा तैयार किया जाता है कि किस तरह की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर इन सभी वीडियो का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जलवायु वनस्पति के बारे में बात करते हैं। एशिया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इतना ज़्यादा बड़ा एरिया में फैला हुआ है कि एशिया की एक जैसी जलवायु तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब एशिया के हर एक भाग की जलवायु अलग अलग हो सकती है, क्योंकि एशिया जहाँ गर्मी वाले रीजन में भी है तो ठंडी वाले क्षेत्र में भी एशिया पड़ता है। इसलिए एशिया की जलवायु को हम लोग बोलते हैं कि विविधता वाली जलवायु है। इसलिए पहले ही लाइन लिखी हुई है कि एशिया महाद्वीप की जलवायु में काफ़ी विविधताएँ पाई जाती हैं, अलग मतलब भिन्नताएँ पाई जाती हैं, एक जैसी तो नहीं हो सकती। इसी महाद्वीप में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है। सबसे आर्द्र और सबसे शुष्क प्रदेश भी पाए जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे ठंडा प्रदेश भी आपको मिल जाएगा। पूरे महाद्वीपों में एशिया की बात कर लो तो सबसे ठंडा क्षेत्रफल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्षेत्र यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे गर्म एरिया भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गर्मी वाले क्षेत्र और ठंडी वाले क्षेत्र दोनों मिल रहे हैं, तो कितनी विविधता है दोस्तों। सोचो, जहाँ -69 डिग्री के आसपास आपको टेम्परेचर मिल जाता है, -60-70 डिग्री के आसपास, -90 डिग्री के आसपास तक पहुँच जाता है। देखिए, -90 तक यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है और प्लस में पॉजिटिव में 52, 53, 54 तक पहुँच जाता है। कितना डिफरेंस है यहाँ पर तापमान में। तो जलवायु में विविधता तो हुई। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आर्द्र से आर्द्र। आर्द्र मतलब होता है जहाँ पर नमी हमेशा ज़्यादा होती है। विषुवत रेखी क्षेत्र में हमेशा आर्द्रता ज़्यादा होती है। और वहीं शुष्क प्रदेश जो होते हैं वो मरुस्थल वाले इलाके होते हैं जहाँ पर शुष्कता बहुत पाई जाती है। तो मरुस्थल भी बाहर आपके एशिया में बहुत बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है। अगर आपसे कोई पूछे क्या कारण है कि एशिया की जलवायु बिल्कुल विविधता वाली है, क्या कारण है कि एशिया में एक तरफ सबसे ठंडा क्षेत्र भी मिलेगा तो सबसे गर्म क्षेत्र भी मिल जाता है, सबसे आर्द्र क्षेत्र भी मिलता है तो सबसे शुष्क क्षेत्र भी मिलता है। कारण क्या है इन दोनों रीजन का? तो कारण होगा ये क्योंकि एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है। इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होने की वजह से यहाँ पर इस तरह की जलवायु भिन्नताएं पाई जाती हैं। एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। अगर एशिया के उत्तरी भाग की बात करें, एशिया महाद्वीप, अगर आपके दिमाग में एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप के उत्तर वाला एरिया आपको याद होना चाहिए। उत्तर वाला एरिया में कौन सा देश आता है? उसका नाम है रूस। रशिया देश आता है। रूस पूरा ठंडा, ये इलाका पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। तो अत्यंत ठंडी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और रूस में स्थित बरखोयांस्क एक जगह है जो सबसे ठंडा इलाका है पूरे एशिया का। यहाँ पर तापमान -90 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो -90 डिग्री तक का तापमान यहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि जो इलाके समुद्र से दूर होते जाते हैं, जो इलाके समुद्र के पास होते हैं, वहाँ पर तो समुद्री या महासागरी जलवायु पाई जाती है क्योंकि महासागरों का प्रभाव होता है। लेकिन जितनी दूर जाओगे वहाँ पर महासागरों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो वहाँ जाते जाते नम वाली हवाएं शुष्क हो जाएगी, बारिश कम होगी। उन इलाकों को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बोलते हैं या उस जलवायु को महाद्वीपता के नाम से भी जानते हैं। ये डेफिनेशन जरूर याद रखना कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर जलवायु अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हो जाएगी। जैसे इस पॉइंट को पढ़ना है,
समुद्र से अधिक दूरी के कारण समुद्र के समप्रभाव का अभाव, समुद्र का जो प्रभाव होता है उसका अभाव होता है, इस वजह से वहाँ की जो जलवायु वो क्या कहलाती है, महाद्वीपता कहलाती है या महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहलाती है। और जो समुद्र के आसपास एरिया उसको बोलते हैं महासागरीय प्रकार की जलवायु या समुद्री जलवायु। इसमें जाड़ा अधिक ठंडा होगा, जो दूर होगा ना बहुत दूर, उसमें जाड़ा यानी जाड़े का मतलब होता है ठंड की ऋतु, शीत ऋतु बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और गर्मी गर्म होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म होगी, ठंडी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर जितना दूर समुद्र से जाओगे आपके तापमान में भिन्नता बहुत ज़्यादा आएगी। और इसी तापमान में भिन्नता को हम लोग बोलते हैं दैनिक और वार्षिक तापांतर। दिन में रात के समय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाना और दिन के समय दोपहर के समय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाना, तो ये दैनिक तापांतर हो गया। और साल में भी गर्मी और सर्दी के बीच में जो तापमान भिन्नताएं हैं उसको दैनिक और वार्षिक तापांतर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं एरियो में इनमें दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है क्योंकि समुद्र से दूर वाले इलाके हैं जहाँ पर महाद्वीपता वाली जलवायु पाई जाती है। समुद्र से दूरी के कारण नमी युक्त हवाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती। मैंने बोला ना कि समुद्र से दूर होगी, नमी कहाँ से, ये जो बादल समुद्र से उठ करके वर्षा करते हैं, समुद्र की जलवाष्प को धारण करके यही बादल हमारी तरफ आते हैं और धीरे धीरे बारिश करते हैं। लेकिन समुद्र से ज़्यादा दूरी तक अगर आपका एरिया है तो इतने दूर तक बादल वो हवाएं चलेगी तो नमी वाली हवाएं ट्रेवल करते करते सूखी पड़ जाएगी। शुष्क हवा होने की वजह से बारिश नहीं होती और नमी युक्त हवाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, इसलिए यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। कहाँ पर वर्षा किसकी बात कर रही है, उन क्षेत्रों की बात हो रही है एशिया के, जो कि अंदर वाले इलाके हैं, जो समुद्र से दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये बीच वाला पूरा एरिया, मंगोलिया, ये समुद्र से काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं और यहाँ पर मरुस्थलीय भाग ज़्यादा पड़ जाता है, इसी वजह से यहाँ पर नमी नहीं हो पाती। सबसे गर्म प्रदेश जो है वो है कुवैत देश का मित्रावा करके एक जगह है, वो एशिया का सबसे गर्म प्रदेश है जो एशिया में स्थित है। और ये स्टेटस बदलता रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मित्रावा है तो मित्रावा ही रहेगा। पाकिस्तान का जेकोकाबाद बाद बीच में हो चुका था, इसके बाद जेकोकाबाद भी हो गया था। जेकोकाबाद अब पाकिस्तान सबसे गर्म प्लेस हो गया था, अब वो भी चला गया। अब जो नया वर्तमान 2022 में आपसे कोई पूछेगा ना सबसे गर्म वाला एरिया, ये तो आपकी किताब के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें बुक के हिसाब से डेटा पढ़ना है, लेकिन वर्तमान में जो बदलाव है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो नया जगह है उसका नाम है तीरथ जवी। तीरथ जवी, ये तीरथ जवी जगह है इजराइल का। इजराइल आज की तारीख में सबसे गर्म एशिया का प्लेस यही माना जाएगा, तीरथ जवी। लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है, मैं बार बार उस चीज़ पर आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि आपको जो जिस उत्तर के आपको नंबर मिलने वाले हैं वो है ये, क्योंकि ये किताब के अकॉर्डिंग है, इस वजह से नया डेटा इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, तीरथ जवी नाम मिल जाएगा, लेकिन हमें इसी पर ध्यान देना। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु खुशनुमा है। दक्षिणी भारत दक्षिणी जलवायु में आता है। एशिया का दक्षिण एशिया वाला एरिया है जो भारतीय उपमहाद्वीप वाला है, इसकी जलवायु काफ़ी खुशनुमा है और ये बहुत पहले से लोग बोलते आए कि सबसे अच्छी जलवायु कहीं की है तो वो भारत की ही है। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई, दक्षिणी पूर्व एशिया में आप कौन कौन आते हैं? दक्षिणी पूर्व एशिया में सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं। ये सब दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में आते हैं। यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में भूमध्य सागर के समीप होने की वजह से जो देश भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री समझते हैं आप, ये आपका हो गया आपका ग्लोब, ये ग्लोब हो गया। ग्लोब में अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेशन करें, अगर इसको समझने की प्रयास करें, ये हो गया आपका 0 डिग्री। इस 0 डिग्री पर साल भर गर्मी पड़ती है और जहाँ गर्मी गिरती है वहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ गर्मी गिरती है वहाँ पर इवापोरेशन वाष्पोत्सर्जन
हवाएं गर्म हवाएं ऊपर उठेगी तो नमी को धारण करेगी और वहाँ पर जो है वर्षा होगी, संवहनी वर्षा, साल भर वर्षा होती है 0 डिग्री के आसपास, और इसी को बोलते हैं विषुवतीय प्रकार की जलवायु। सदाबहार वन यहीं पर मिलेंगे, और जो देश इसके समीप होंगे वहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? विषुवतीय प्रकार की जलवायु। बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर, तो दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। एशिया में पूर्वी हिस्से की जलवायु समुद्र की समीपता के से प्रभावित है। जितना भी पूर्वी एशिया, ये वाला एशिया का पूर्व वाला एशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये जो एरिया है, ये सब क्या है? ये पूर्वी हिस्से की जो जलवायु है समुद्र की समीपता के प्रभाव में, समुद्र बिल्कुल पास में ही है इसके, और यहाँ गर्मी के बाद अधिक वर्षा होती है और सितंबर में यहाँ पर भीषण तूफान चलते हैं। ये जो चाइना, ताइवान, फिलीपींस और आपने नाम सुना है ना, जापान वगैरह, यहाँ पर यही होता है कि बहुत सितंबर के महीने में वहाँ पर बहुत चक्रवात आते हैं, जिसको टाइफून के नाम से जानते हैं। टाइफून नाम के चक्रवात आते हैं। भारत में भी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हर साल किसी न किसी चक्रवात का सामना जरूर करते हैं, क्योंकि भारत में चक्रवात जो आते हैं वो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर आते हैं, जहां पर ये सारे राज्य उपस्थित होते हैं। हालांकि आजकल तो सरकार ने बहुत अच्छा एक प्लान करके रखा हुआ है, तो हमें इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक भयावह की भयानक कंडीशन पैदा हो जाती है, जिससे भय जरूर फैल जाता है लोगों में। नेक्स्ट है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? मत्स्य ग्रहण क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाती हो, मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपती हो। तो दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह है जहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाती हो। ऐसे में कनाडा देश एक फेमस है, वहाँ पर आपको मिलेगा। इंग्लैंड के आसपास बहुत मिल जाती हैं, और वहीं ये मिलती है जापान के पास। जापान नाम का एक द्वीप है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका रशिया है, रूस, और रूस के नीचे यहाँ पर जापान नाम का द्वीप है। ये जापान नाम का द्वीप है, और यहाँ पर अमेरिका है इस साइड, ये वाला। तो होता क्या है, जापान में यहाँ पर दो अलग अलग ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। देखिए, जैसे बात करें कि गर्म जलधारा जिसका नाम है क्यूरोशियो, यहाँ से एक जलधारा चलती है जिसका नाम है क्यूरोशियो, और एक जलधारा जो ठंडी है, और ठंडी जलधारा को मैं ब्लू कलर से डिनोट करना चाहूँगा। तो यहाँ से आती है ठंडी जलधारा। ये दोनों जलधाराएं टकराती हैं। जिस स्थान पर दोनों जलधाराएं टकराती हैं वहाँ पर ऐसी एक फोग उठता है, धुआं उठता है, और कोहरा बन जाता है। यहाँ पर कोहरा, ये ध्यान रखना, कोहरा बनता है। और इसी कोहरे की वजह से मछलियों के पनपने की, यहाँ पर क्या होता है, ये जब दोनों मिल जाती है तो यहाँ पर मछलियों को खाने लायक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी पनप जाती है। उसको बोलते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन नाम का पौधा, ये जो भी चीज़ें हैं प्लैंकटन चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। क्षमा करें, मैं इसको सही लिख देता हूँ। फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं एक्चुअल में उसको, और हिंदी में उसको बोलते हैं प्लावक जीव। प्लावक जीव जिसे फाइटोप्लैंकटन के नाम से जानते हैं। इन जीवों को मछलियां बड़े चाव से खाती हैं, और मछलियां खाने के लिए इनको आएगी, और ऐसे में जापान के यहाँ पर ढेरों मछलियां एक साथ जमा हो जाती हैं, और इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मत्स्य ग्रहण क्षेत्र। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर गर्म समुद्री जलधारा ठंडी समुद्री जलधारा से टकराएगी, और जहां पर इनका टक्कर होगा उस स्थान पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र पैदा हो जाता है, क्योंकि वो जो ठंडी और गर्म का मिक्सचर होता है पानी, वहां पर प्लावक जीव यानी प्लैंकटन जो होते हैं, फाइटोप्लैंकटन होते हैं, इसको बोलते हैं प्लावक जीव। ये प्लावक जो पौधे जैसे कुछ होते हैं जिनको मछलियाँ खाना पसंद करती हैं, तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होते हैं, और मछलियाँ खाने के लिए आती हैं इनको, और खाने के लिए ढेरों मात्रा में एक साथ आती है, तो आसानी से मछलियों को पकड़ सकते हैं। और जापान का एक जगह है हेकेडो नाम की जगह पर ये बहुत बड़ा बैंक बना हुआ है जहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाता है। इंग्लैंड में भी सेम ही होता है, वहाँ पर डागर बैंक करके एक जगह है, यहाँ पर ये होता है। और कनाडा में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ इसलिए वहाँ पर मिल जाती क्योंकि वहाँ पर भी ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक दो ऐसी जगह है जहाँ पर ये जलधारा टकराती है। एक चीज़ ध्यान रखना,
जहां पर गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से टकराएगी वहां पर डेफिनेटली मछलियों की प्रचुर मात्रा होगी, यानी प्रचुर मात्रा होगी। जैसे इंडिया में तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां पर ठंडी गर्म जलधारा टकराती हो। अगर इंडिया में भी ऐसा टकराती, इंडिया के आसपास भी टकराती, तो आपको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बहुत मछलियां मिलती। यहाँ पर उतनी नहीं है जितनी इन जगह पर मिलती है। तो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो महासागर, इस क्षेत्र में महासागरी जलधारा क्यूरोशियो बहती है। कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? ये बात हो रही है, इस क्षेत्र की बात हो रही है, पूर्वी हिस्से की बात हो रही है। तो पूर्वी हिस्से की अगर हम लोग बात करें तो इस क्षेत्र में गर्म महासागरी जलधारा पाई जाती हैं, और गर्म महासागरी जलधारा का नाम क्या है? क्यूरोशियो जलधारा पाई जाती है। इसके उत्तर के तटीय भाग से ठंडी जलधारा आकर मिलती है, जो आसपास के क्षेत्र का तापमान काफी कम कर देती है। यह जलधारा क्या कहलाती है? क्यूराइल कहलाती है। तो क्यूरोशियो, उधर से क्यूराइल, इधर से क्यूरोशियो, दोनों की टक्कर होती है और बन जाता है यहाँ पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र। तो यहाँ ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ दोनों के संपर्क से घना कोहरा छाया रहता है, लेकिन यह मछलियों के लिए विकास के लिए अनुकूल होती है, मछलियों के विकास के लिए सही होती है, क्योंकि इसमें प्लैंकटन को प्लावक जीव बोलते हैं, नाम के सूक्ष्म पौधे काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें मछलियां बड़े चाव से खाती है, बड़े इंटरेस्ट से खाती हैं। इसलिए यहाँ मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं। कहाँ पर? इन मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों में बहुतायत में पाई जाती है। धरती और आकाश के बीच जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु को सम्मिलित रूप से बायोम कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना दोस्तों। ये तो समझ में आ गया आपको ये मत्स्य ग्रहण क्षेत्र क्या होते हैं। अब बात करते हैं बायोम के बारे में कि बायोम क्या होता है। बायोम मतलब धरती तो होगी, धरती, ये धरती नीचे और ये आकाश। धरती और आकाश के बीच में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी चीज़ों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, चाहे वो वनस्पति, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोम कहते हैं। एक्चुअल में इसको हम लोग जैवमंडल के नाम से भी जानते हैं, जैवमंडल भी आपने सुना होगा, बायोम भी इसे कहते हैं। तो बायोम उस एरिया को कहते हैं। एशिया में प्रायः सभी प्रकार के बायोम पाए जाते हैं, मतलब वही वनस्पति की बात कर रहे हैं, जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं। एशिया का एकदम उत्तरी भाग जो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, उत्तर वाला टुंड्रा, जहां पर बर्फ गिरती है। तो सोचो बर्फ गिरेगी तो पेड़ों की जो पेड़ ऐसे चौड़े नहीं रहेंगे, पेड़ ऐसे 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 एरोडायनामिक रहेंगे, ऐसे नुकीले, ताकि वो बर्फ गिर के नीचे आ जाए, वो पत्तियों पर बर्फ इकट्ठा ना हो। उससे क्या होगा? पेड़ मर सकता है, पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, पत्तियां अपनी, पेड़ अपना भोजन नहीं बना सकता। और इसमें क्या क्या मिलेंगे? यहाँ पर काई, घास और अन्य छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ का जो मुख्य पशु है आप देख सकते हैं, रेंडियर। रेंडियर यहाँ का प्रमुख पशु यानी मुख्य पशु के रूप में जाना जाता है। कहाँ का मुख्य पशु? ये इस एरिया का, टुंड्रा प्रदेश का। अब आपसे एशिया में मैं पूछूंगा तो कहाँ आप बताओ, कौन से देश का नाम बताओगे? आपका एक ही देश होना चाहिए, रशिया। रूस, उत्तरी भाग पूरा रूस के द्वारा कवर किया गया, इसलिए रशिया नाम देंगे आप। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टेगा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा के थोड़ा सा नीचे जाओगे, टुंड्रा 90 डिग्री पे मान लो है, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको टेगा मिलेगा, मतलब 80 के आसपास मिल सकता है, 60 से 80 के बीच में मिल सकता है। टेगा वन यहाँ पर मिलते हैं और इस क्षेत्र में थोड़े ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे स्प्रूस, लार्च और फर के पेड़ होते हैं। काफ़ी नुकीली पत्तियों के वृक्ष मिलते हैं, नुकीली पत्ती, कोणधारी वन, ऐसे वन होते हैं, कोणधारी वन, ऐसे, ये ऐसे वन होते हैं, कोणधारी वन। तो ऐसे वन पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां नुकीले होती, ऐसे नुकीले होते हैं, और अगर बर्फ गिर भी रहा तो नीचे गिर जाता है और जो है पेड़ पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। कोणधारी वन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो कुछ खास पेड़, जीव जंतु पाए जाते हैं जो खासकर ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। लोमड़ी तो आपने देखी होगी। सील भी एक होता है जो कि पानी में भी रह सकता है, ठंडे पानी में भी रह जाएगा, बर्फ में भी रह सकता है, और इसको आप सर्च कर सकते हैं, आपको जीव, छोटा सा जीव मिल जाएगा, कुत्ते से भी छोटा होता है, लेकिन उसके मतलब ऐसे चल फिर नहीं सकता, वो खाली रेंग सकता है। और ये सील उसको बोलते हैं। मिंक भी वैसे छोटा सा होता है, खरगोश जितना बड़ा होता है और डार्क कलर का होता है, ये भी आपको मिल जाएगा। सिंक और मील और सील, ये दो जो है, मिंक और सील, ये दो भी वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। और लोमड़ी सब जानते ही हैं, तो लोमड़ी वहाँ की जो ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है वो अलग लोमड़ी पाई जाती है, उसका भी आप फोटो देख सकते हैं। इससे दक्षिण के क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले और नुकीली पत्ती वाले दोनों ही प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, इसलिए नुकीली और चौड़ी पत्ती दोनों वृक्ष मिल जाते हैं। इसके दक्षिण में, इसलिए इसे मिश्रित वन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित वन भी मिलेंगे आपको टुंड्रा में, टेगा में मिलेंगे। टुंड्रा में तो आपको खाली घास फूस ही मिल पाएगी। समशीतोष्ण घास का मैदान,
अब बारी आती है समशीतोष्ण घास के मैदान की, और इसी को हम लोग स्टेपी घास का मैदान कहते हैं, और ये आपको रशिया और यूक्रेन वाले इलाकों में मिलेगा स्टेपी घास का मैदान। ये घास के मैदान बड़े बड़े होते हैं, और समशीतोष्ण का मतलब होता है कि ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर घास के मैदान होते हैं, ये पशु चारण के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पर गेहूँ वगैरह फसल अनाज वगैरह उगाया जाता है। और स्टेपी घास के मैदान को तो एक नाम भी दिया गया है, इसको बोला गया है रोटी की डलिया, रोटी की डलिया, ब्रेज बास्केट इन दी वर्ल्ड कहा जाता है। रोटी की डलिया के नाम से स्टेपी घास का मैदान प्रसिद्ध है। और इस प्रदेश का मुख्य पशु जो है वो बारहसिंगा है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि बारहसिंगा मध्य प्रदेश में मिलेगा, तो वहाँ पर भी मिलता है बारहसिंगा। ये हर जगह पर मिल सकता है, इन एरिया में समशीतोष्ण जलवायु में मिलता है। मंगोलिया देश का नाम सुना होगा, यूरोप और क्षमा करें रशिया और चाइना के बीच में दबा हुआ देश है बिल्कुल। मंगोलिया के अंदर के प्रदेशों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि मंगोलिया में दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, उसका नाम है गोबी का मरुस्थल, इसलिए यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी। इसके अलावा अरब मरुस्थल जो सऊदी अरब वाला इलाका है वहाँ पर, और भारत और पाकिस्तान का थार का मरुस्थल ये उष्ण मरुस्थल है, जबकि मंगोलिया का मरुस्थल ये ठंडा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, समशीतोष्ण मरुस्थल है। और उष्ण मरुस्थल भारत में पाया जाता है, जबकि गोबी और तिब्बत का मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है। जब उष्ण मरुस्थल बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका मैप ये हो गया ग्लोब, 0 डिग्री से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री वाला एरिया, 30 डिग्री 0 डिग्री, 0 से 30 डिग्री का जो एरिया होता है, इसमें जो भी मरुस्थल पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग उष्ण मरुस्थल। लेकिन 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो एरिया पाया जाएगा ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे शीतोष्ण। यहां पर जो भी मरुस्थल होगा उसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण मरुस्थल बोला जाएगा। तो शीतोष्ण मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल आपको समझ में आ गया। गोबी का और तिब्बत का जो है वो 30 डिग्री के ऊपर, 30 से 60 में, जबकि 30 डिग्री के बीच में है, तो इसलिए थार का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल हो गया। आपको समझ में आ गया उष्ण और शीतोष्ण में क्या अंतर है। और यहाँ पर एक याक नाम का जीव पाया जाता है इन क्षेत्रों में, जो आप देख सकते हैं याक, ये आपको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भी मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ जाओगे। और ये चुपचाप खड़ा रहता है, कई घंटों तक एक जगह से हिलता भी नहीं है, बहुत आरामदायक जीवन जीता है ये। शीतोष्ण पर्वतीय भाग में याक, उष्ण शीतोष्ण वाले जो भाग होते हैं वहाँ पर याक नाम का जीव पाया जाता है। और उष्ण मरुस्थल एरिया में ऊँट प्रमुख पशु है, तो ऊँट वहाँ मिलेगा उष्ण मरुस्थल में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ऊँट मिलते हैं, जैसे राजस्थान में मिलता है, राजस्थान वाला गर्म इलाका वहाँ ऊँट मिलेगा। ठंडा इलाका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वहाँ याक मिलेगा आपको। तो ये उन दोनों जगह के। तो मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ये तो कई बार पढ़ा है आपने, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। मरुस्थल में जाना है तो घोड़े से भी तेज चल सकता है, क्योंकि घोड़ा मरुस्थल में नहीं चल पाएगा रेत में, जबकि ऊँट के जो खूर होते हैं वो बहुत गद्देदार होते हैं, जो रेत में धंसते नहीं हैं, आसानी से चल सकता है। दक्षिण एशिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं, और यहाँ साल, चंदन और सागवान के पाए जाते हैं। दक्षिण एशिया में दोस्तों हम ही लोग आते हैं, हमारा भारत देश आते हैं। यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मानसून से ज़्यादा मानसूनी वन के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं उत्तर पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु होती है। उत्तर पूर्वी एशिया मतलब आपका फिलीपींस, उत्तर पूर्वी एशिया मतलब आपका थाईलैंड, आपका ताइवान, ये जो एशिया है, ये नीचे वाला जो एशिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी एशिया। क्षमा करें, उत्तर पूर्वी तो दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया। उत्तर पूर्वी एशिया मतलब कोरिया वाला एरिया हो गया। उत्तर पूर्वी एशिया मतलब हो गया आपका जापान वाला एरिया हो गया, और उसके अलावा आपका रशिया का साइबेरिया का मैदान हो गया। तो उत्तर पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु मिलती है, इसलिए यहाँ शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। एशिया के एकदम दक्षिणी भाग में जहाँ विषुवत रेखी जलवायु है, वहाँ विषुवत रेखी वन पाए जाते हैं। एशिया का जो दक्षिणी भाग यानी भारत का के नीचे जो भाग एरिया पड़ता है, इसमें क्या पड़ेगा आपको, इसमें यहाँ पर विषुवत रेखी एरिया पड़ेगा। यहाँ पर जो भी देश होगा वहाँ पर विषुवत रेखी वन पाए जाएंगे। और विषुवत रेखी वन का मतलब सदाबहार वन, जो साल भर हरे भरे रहते हैं, कभी भी वहाँ पर ये देखो, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये वनों का देख रहे हैं आप इस फोटो में, आपको लगता है कि धूप भी नीचे जाती होगी। जिन वनों में धूप अंदर तक जमीन तक टच नहीं कर सकती, उन वनों को हम बोलते हैं विषुवत रेखी वन, और उन्हें नाम दिया गया अंधेर वन के नाम से भी जानते हैं।
अंधेर वन है बिल्कुल ऐसा जिसमें अंदर घुस जाओ तो आपको धूप तक यानी दिखाई तक नहीं देगा भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ सघन वन होते हैं अतः सूर्य की किरणें उन तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण काफ़ी लंबे और ऊंचे हो जाते हैं। ये लंबे और ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं यहाँ पर, और पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलती है। शायद इसी वजह से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय ये विषुवत-रेखीय वन पाए जाते हैं। दोस्तों ये तो बात थी एशिया के जलवायु की। अभी एशिया की बहुत कुछ चीज़ें बाकी है, तो इत्मीनान से सारे के सारे लेक्चर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको बिहार के जो लेक्चर है ये सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प जो है उसका नाम है magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ही आपको यहाँ मौका मिलेगा आप यहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको बिहार बोर्ड क्लास 8 टू क्लास 12 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लास 8 पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लास 8 पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी कक्षा के सारे टीचर यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपने अपनी क्लास को जैसे सिलेक्ट किया उसके बाद आप चाहे तो अपना जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद वॉच ऑल वीडियोस में जाइएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, सारे यहाँ अपडेटेड फॉर्म मिल जाएंगे। अब आपको करना कुछ नहीं, लेक्चर पर क्लिक करना है। जैसे ही लेक्चर पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका वीडियो हो जाएगा शुरू, और वीडियो शुरू होने के बाद आप अपने नोट्स बना सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं और क्लास में टॉप भी करिए। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।